डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेप में क्या होता है, जो यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं, ग्लूकोज हो गया, डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो रीनल ट्यूब्यूल से इन कैपिलरीज में दोबारा ब्लड में शामिल हो जाते हैं, जिसको हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। चूँकि ये ट्यूब से, रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, इसीलिए इसको ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है। यानी कि यूज़फुल मटेरियल्स रीएब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। अब जो यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, उसमें हमने बात की विटामिन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, डिफरेंट साल्ट्स हैं, जो कि यूज़फुल कंपोनेंट्स है फॉर आवर बॉडी, जो कि ब्लड में दोबारा एब्जॉर्ब होने हैं। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें ये सब मौजूद हैं। अब इसमें से ये रीएब्जॉर्ब होंगे कहाँ से? जो रीनल ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन की, इनमें से दोबारा एब्जॉर्ब होंगे। कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे? इनटू ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द ट्यूब्यूल। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं जिन्होंने ट्यूब्यूल्स को सराउंड किया हुआ है, इनमें दोबारा शामिल हो जाएंगे। अब 125 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड पर मिनट। एक मिनट के अंदर 125 ml फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है नेफ्रॉन के अंदर। उसमें से 124 ml रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ऑन एवरेज 124 ml इज रीएब्जॉर्ब दैट इज कलेक्टेड। अब इसमें देखें आप डिफरेंस कि सिर्फ 1 ml बच जाता है। 125 ml फिल्ट्रेट बनता है, जिसमें से 124 ml दोबारा ब्लड में शामिल हो जाता है, तो पीछे 1 ml फिल्ट्रेट बचा। तो इसमें ट्यूब्यूल्स का क्या रोल है? इन ट्यूब्यूल्स का, रीनल ट्यूब्यूल्स का रीएब्जॉर्प्शन में क्या रोल है? आइए इसको डिस्कस करते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को डिस्कस करते हैं। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में जो रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेगमेंट है, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, इसमें तकरीबन 80% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और इस 80% में यूज़फुल मटेरियल्स कौन कौन से रीएब्जॉर्ब होते हैं? इसमें ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड शामिल होते हैं, हार्मोन्स है, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखें, ग्लूकोज यूज़फुल है, इसको बॉडी ने एक्सक्रीट नहीं करना। अमाइनो एसिड्स यूज़फुल हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने में काम आती है, इसको बॉडी ने एक्सक्रीट नहीं करना। हार्मोन्स जाहिर सी बात है केमिकल मैसेंजर्स हैं, यूज़फुल हैं। सोडियम क्लोराइड यूज़फुल है, एक्सेस में है वो जाहिर सी बात है सिक्रीट होगा, एक्सक्रीट होगा, लेकिन एक्सेस में नहीं है तो इसको बॉडी रीएब्जॉर्ब करेगी। कहाँ से रीएब्जॉर्ब करेगी? ट्यूब्यूल से। और इन मटेरियल्स की एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ट्यूब्यूल है, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, इसमें रीएब्जॉर्प्शन होगी इन मटेरियल्स की। फिर दूसरा आ जाता है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। ये छोटी सी ट्यूब आपको नजर आ रही है, लूप ऑफ हेनले, द सेकंड पोर्शन, सेकंड सेगमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। इसमें क्या होगा? इसकी जो असेंडिंग लिम्ब है, ये वाली जो लिम्ब है, इसमें क्या होगा? इसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस रीएब्जॉर्ब होंगे। बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, ये यूज़फुल मटेरियल्स हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस आर यूज़फुल मटेरियल्स। अब सोडियम क्लोराइड जो कि साल्ट की फॉर्म में था, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वहाँ से रीएब्जॉर्ब हुआ, यहाँ से इस एरिया से रीएब्जॉर्ब हुआ। जबकि इस एरिया में कौन सी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी? इस एरिया में एब्जॉर्प्शन होगी आयंस की, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन। इन आयंस की एब्जॉर्प्शन होगी, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। फिर जो डिसेंडिंग लिम्ब है,
इसका मेन रोल होता है वाटर एब्जॉर्प्शन में। ये यहाँ पे क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसमें क्या होगा, इसमें वाटर रीएब्जॉर्ब होगा और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे कंट्रोल होती है, यानी कि बॉडी में ब्लड में जो परसेंटेज है वाटर की, जो क्वांटिटी है वाटर की, उसके हिसाब से इस लिम्ब में लूप ऑफ हेनले में वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम देखते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो लूप ऑफ हेनले के बाद जो लास्ट पोर्शन है नेफ्रॉन का, ये लास्ट पोर्शन है डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें कौन सी यूजफुल मटेरियल्स की रीएब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे भी वाटर, कुछ अमाउंट वाटर की रीएब्जॉर्ब हो जाती है। फिर इट परफॉर्म, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। कैसे? इट कंट्रोल्स ब्लड पीएच बाय सिक्रीटिंग हाइड्रोजन आयंस। अब हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन होती है जिसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन से ब्लड का जो पीएच होता है वो मेंटेन होता है। किस तरह? यहाँ पे देखें, इस जगह पे ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये जो कि ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड हैं, इस ब्लड में जो हाइड्रोजन आयन है, पॉजिटिव आयन है, वो ट्यूब्यूल से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ट्यूब्यूल से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह जो ब्लड का पीएच है वो मेंटेन रहता है। ब्लड का पीएच 7.2 स्लाइटली बेसिक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आयंस ब्लड में ज़्यादा होंगे तो ब्लड एसिडिक होगा, और एसिडिक एनवायरनमेंट में आपको पता है कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं हो सकेंगे, डिफरेंट रिएक्शंस नहीं हो सकेंगे। तो ब्लड के पीएच को इस पॉइंट पे रखना 7.2, ये बेसिक है, बेसिक पीएच है, स्लाइटली बेसिक। तो इस पे कैसे कंट्रोल किया जाता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब इसको कंट्रोल करती है हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करके। और जो वाटर का बैलेंस है, अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के दो फंक्शन, एक वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा ब्लड के पीएच को कंट्रोल करना बाय सिक्रीटिंग हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस को ब्लड में शामिल करना यहाँ से। अब जो एडीएच हार्मोन है ये क्या करता है? वाटर के लेवल को कंट्रोल करता है। एडिनो डाययूरेटिक हार्मोन, एडिनो डाययूरेटिक हार्मोन मैंने आपको पहले बताया कि केमिकल मैसेंजर का काम करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर बॉडी से ज़्यादा, बॉडी के जो ब्लड है उसमें अगर वाटर कंटेंट कम है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। एडीएच हार्मोन आएगा, इन ट्यूब्यूल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, पोर्स इनके इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी ब्लड में दोबारा वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर ब्लड में पानी एक्सेस में है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो तब क्या होगा? एडीएच हार्मोन नहीं आएगा और ये ट्यूब्यूल्स नॉर्मल रहेंगी और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन वाटर की नहीं होगी, जबकि वाटर ज़्यादातर सिक्रीट हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको देखते हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हमने देखी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमने देखी। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, वो क्या है? वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होती है, इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। It is the transfer of material from capillaries into tubules by active transport. Active और पैसिव ट्रांसपोर्ट आप पढ़ चुके हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, कोई चीज़ें जब खुद ब खुद डिफ्यूज़ हो जाएं हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, लेकिन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें हाई और लो कंसंट्रेशन की बात नहीं है। यानी कि जो ब्लड के अंदर, इन कैपिलरीज में जो ब्लड है, इसके अंदर जो डिफरेंट मटीरियल्स हैं, इनको वापस ट्यूब्यूल में भेजना, इसको हम सिक्रीशन कहते हैं। यानी कि ब्लड से सिक्रीट होके इस
ट्यूब्यूल्स में डिफरेंट मटेरियल्स सिक्रीट हो जाते हैं, जिसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। कौन कौन से मटेरियल सिक्रीट होते हैं? इसमें डिफरेंट साल्ट्स हैं, हाइड्रोजन आयन है और यूरिया है। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन जो कि ब्लड पीएच को भी मेंटेन करती है। अब इन मटेरियल्स की ट्रांसफ़र कैपिलरी से रीनल ट्यूब्यूल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स लाइक साल्ट, हाइड्रोजन आयन एंड यूरिया इनटू ट्यूब्यूल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कैसे होता है? इससे पहले आप समझ लें कि यूरिन क्या होता है। यूरिन इज द एक्वस सॉल्यूशन दैट कंटेन 90% वाटर। इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन वाले कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन ना हो, उसके अलावा जितने भी हैं वो क्या हैं? इनऑर्गेनिक हैं। तो ये डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स, यूरिया, यूरिक एसिड और इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स और साथ में वाटर, ये मिलके क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं। यूरिन इज एक्वस सॉल्यूशन इन विच दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। तो यूरिन ये होती है। अब यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद जो हमारे पास फिल्ट्रेट बच जाता है उसको हम यूरिन कहते हैं। आफ्टर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन द फिल्ट्रेट इन ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हुई यूरिन की? कि फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसके बाद जो फिल्ट्रेट बच जाता है उसको हम यूरिन कहते हैं, जिसमें से यूज़फुल मटेरियल्स रीएब्जॉर्ब हो गए, जो वेस्ट मटेरियल्स थे वो दोबारा शामिल हो गए, यानी कि ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गई। अब जो बचा है हमारे पास वो क्या बचा है? यूरिन बचा है। अब ये यूरिन फाइनल प्रोडक्ट जो है जिसको हम यूरिन कहते हैं, पास होगा आउट ऑफ नेफ्रॉन इनटू पेल्विस। नेफ्रॉन से पास हो जाएगा। कहाँ पे पास हो जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे होती है ओपन? रीनल पेल्विस में ओपन होती है, बेस ऑफ यूरेटर में ओपन होती है। पायरामिड ओपन होती है बेस में, पेल्विस में, और पायरामिड से ये कलेक्टिंग डक्ट निकल के उस पेल्विस में शामिल हो जाती है। पास इनटू रीनल पेल्विस एंड फ्रॉम रीनल पेल्विस इट पासेस टू आउटसाइड द किडनी। किडनी से बाहर ये यूरिन चला जाता है थ्रू यूरेटर। यूरेटर के थ्रू बाहर जाता है। कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पोरेरीली स्टोर होके फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से सिक्रीशन होती है यूरिन की। तो आज हमने यूरिन फॉर्मेशन देखा, फिर हमने देखा कि यूरिन का पैसेज वे क्या है, फिर जो यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान जो जंक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर है और ये ट्यूब है, यूरेथ्रा है। इसके दरमियान ये जो जंक्शन है, यहाँ पे मसल्स होते हैं, ऐसे सर्कुलर मसल्स होते हैं जिनको हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। अब स्फिंक्टर मसल्स का काम होता है यूरिन कंट्रोलिंग, यूरिन को कंट्रोल करना। अब जो जंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं, यही कंट्रोल करते हैं, यही मदद करता है यूरिन को स्टॉप करने में, रिलीज़ करने में। ये स्फिंक्टर मसल्स जैसे मस्कुलर रिंग होता है, जब ये मस्कुलर रिंग ओपन हो जाए तो यूरिन सिक्रीशन होती है बॉडी से। नॉर्मली ये मसल्स टाइट रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है। अब जब 300 से 400 ml यूरिन कलेक्ट हो जाए यूरिनरी ब्लैडर में, अबाउट 300 to 400 ml यूरिन इज कलेक्टेड इन ब्लैडर, देन वी नीड टू डिस्चार्ज इट
इसके बाद हमें डिस्चार्ज करना चाहिए। वैसे तो 1 ml तक यूरिनरी ब्लैडर हमने बात की थी कि स्टोर कर सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर सेक है, लेकिन 300 से 400 ml तक यूरिन जब कलेक्ट हो जाए तो इसको डिस्चार्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद स्फिंक्टर मसल्स पे प्रेशर पड़ता है और स्फिंक्टर मसल्स का फंक्शन इफेक्ट हो सकता है। तो स्फिंक्टर मसल्स बच्चों में, बेबीज़ में प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होते। दे आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड इन बेबीज़, सो दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर यूरिनेशन। बेबीज़, बच्चे जो होते हैं वो अपनी यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखा, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस देखा, और इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया कि ये 3 स्टेप्स में होता है: प्रेशर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन या इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। कैसे प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है और जो बच जाता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, और वो आगे जाके उसमें से यूज़फुल मटेरियल्स रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाइटामिन्स, हार्मोन्स रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिफरेंट साल्ट्स। फिर वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो कौन से पार्ट में कौन कौन सी चीज़ रीएब्जॉर्ब होती है वो हमने देखा। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि ब्लड में जो चीज़ें रीएब्जॉर्ब हुई हैं उसमें जो वेस्ट मटेरियल जो ज़्यादा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दोबारा इस ट्यूब में, जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट शामिल है, उसमें दोबारा शामिल हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। और जो आखिर में हमारे पास बचता है वो क्या होता है? यूरिन होता है। और थोड़ा सा हमने यूरिन प्रोसेस को देखा कि यूरिन कैसे बॉडी से कहाँ तक जाता है। किडनी में जब बनता है तो किडनी से यूरेटर के ज़रिए ब्लैडर तक, और ब्लैडर से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर। और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के दरमियान जो मसल्स हैं, जिनको हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, वो कैसे यूरिनेशन को कंट्रोल करते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है कि डिस्कस यूरिन फॉर्मेशन। ये जो डिफरेंट स्टेप्स हमने डिस्कस किए, इनको आपने लिख लेना है सिंपली अपनी वर्डिंग में। तो ये 3 स्टेप्स आपने लिख लेने हैं: प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या डिस्कस द यूरिन फॉर्मेशन, या एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन। तो ये सेम क्वेश्चंस हैं, ये हमेशा क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो बड़ी मेहनत से आपने इसको लिखना है, नोट से आपने हेल्प लेनी है, और कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।